अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मिसबा लगारी। नाज़रीन, 2.5 माह पहले नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्द तंजीम RSS के रहनुमा वीर सावरकर को खराजी अकीदत पेश किया था। वही सावरकर जिसके नजरियात हिंदुत्व के पैरोकारों की बुनियाद हैं। इस वाले से आपको ये भी हम बताते चले कि सावरकर जो कि मुसलमानों को हमेशा से यही बताता आ रहा है कि मुसलमान जो है वो एक दहशतगर्द है। इसी के साथ अगर बात की जाए भारत के हवाले से, तो भारत हमेशा से यही पूरी दुनिया के अंदर नैरेटिव पाकिस्तान का बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रॉक्सी के हवाले से कि जो तो हिंदुत्व पॉलिसी है वो पूरी दुनिया में आया हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर वाज़े हो चुकी है कि किस तरह जो भारत है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत जो है वो 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है और ये बड़ी चीज़ जो है वो वाज़े है। इसके साथ साथ खुजदार वाक़िफ में जो फितनौल हिंदुस्तान मुलविस है, ये भी तर्जुमान पाक फौज ने हमें वाज़े तौर पर जो है वो बता दिया है। इसके साथ साथ कल अगर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें, उस पर नजर डालें, तो भारत खत्ते में अमन को सबोताज करना चाहता है। ये बात बड़ी वाज़े तौर पर कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह चुकी है। इसके साथ साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलूचिस्तान में शहीद बच्चों की तस्वीर और लवाहिकीन जो है उनकी वीडियोज भी दिखाई गई हैं और पूरी दुनिया ने DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सराहा है। इसके साथ अगर बात की जाए, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मेजर संदीप की ऑडियो भी सुनाई गई है और वो पूरी दुनिया ने देखी है। हमने हमेशा से देखा है कि भारत जब बात करता है अपनी मीडिया को देखकर तो वो कुछ हिचकिलाहट हो जाता है, उसके पास जवाब नहीं होते, लेकिन जब पाकिस्तान की फोर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठती हैं तो हमने हमेशा यही देखा है कि हर सवाल का जवाब उनके पास मौजूद होता है। अगर एक बात कर ली जाए कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भारतीय मीडिया से ज्यादा आजाद है और ये पूरी दुनिया जानती है। भारतीय मीडिया पर अगर हम देख रहे हैं तो किस तरह के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। जिस तरह अगर हम ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की ही एक छोटी सी मिसाल ले लें तो उसके अंदर कहा गया कि लाहौर तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया, सब तबाह हो गया, लेकिन वो पूरी दुनिया ने जो देखा है कि भारत के जो ऊंचे हटकंडे थे, भारत की जो पॉलिसी थी, हिंदुत्व जो पॉलिसी, वो इंतहाई जो है वो नाकाम हो चुकी है और ये चीज़ भी पूरी दुनिया में वाज़े हो चुकी है। इस वक्त हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोअज़्ज़ज़ मेहमान है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले नईम साहब, आपसे तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि मोदी हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए जंग का जो लेवल है उसे बड़ा नीचे कर दिया है और ये कितना तशवीशनाक है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि DGISPR ने पूरे पिछले 20 साल का अहाता किया और बिल्कुल शवाहिद के साथ हर चीज़ पेश की और फिर सबसे बड़ा सबूत तो हमारे पास कुलभूषण जाधव मौजूद है। जब चाहे हम इसको पेश कर सकते हैं। उससे पहले आपको पता है हमने बड़े डोजियर वगैरह पेश किए हैं, वो सब कुछ। देखिए, बात ये है कि मोदी जो कहे वो करने की कोशिश तो करता है। ये आपको मानना पड़ेगा कि वो जो भी बढ़ के मारता है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर दफ़ा नाकाम हुआ है। 2019 में भी नाकाम हुआ है, इस दफ़ा तो बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ, बल्कि उल्टे गले पड़ गया सारा जो मामला, जो उनका अपना नैरेटिव। आप जो अपने मीडिया की बात कर रही थी, तो बात यह है कि जब आपका नैरेटिव सच पर मबनी हो तो वो देरपा होता है, वो सबको इम्प्रेस करता है, सब उसकी बात मानते हैं। जब आपने झूठ पर कोई इमारत खड़ी है वो तो फिर धड़ाम से गिरती है, जैसे कि उनका गिरी है। बिल्कुल। ये जो वाकई आप कह रही हैं, जो मोदी ने जो थ्रेशोल्ड है बड़ा लो कर दिया है जंग का, कि ज़रा सी बात पे जंग हो सकती है। लेकिन एक फ़ायदा हमें हुआ है, वो ये है कि देखें पहलगाम में हालांकि कोई उनके पास सबूत नहीं थे, हमने कहा भी कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन उसका बहाना बनाकर उन्होंने बाकायदा एक रवायती हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल। जिसका हमें ये एडवांटेज हुआ कि अब उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। हमारे ऊपर भी तो हमले होते रहते हैं, हमें पता है कि कौन करता है। ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट है, जो भी बच्चों की शहादतें हुई हैं, तो अब हमारे पास ये पूरा हक हासिल है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हिंदुस्तान ने खोला है
कि अगर कोई आपको पता चल जाए कि किसने हमला किया, हालांकि उनको तो पता भी नहीं चला था, तो उसके खिलाफ आप रवायती जंग या किसी और किस्म की जंग या कोई जवाब दे सकते हैं। तो आप देखेंगे, इंशाल्लाह दुनिया देखेगी, जैसे पहले भी DGSPR ने कहा था, जब हम करते हैं हमला तो फिर दुनिया देखती है और हम बताकर करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये बच्चों के खून का बदला लिया जाएगा, बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया देखेगी, और हम पहले बता रहे हैं कि ये बदला हम लेंगे। अपना दिफा जो करना है आप कर लो, और आपको पता चल जाएगा कि फिर हम कैसे बदला लेते हैं। बिल्कुल। लोधी साहब, महारंग बलोच के हवाले से आपसे बात करेंगे कि महारंग बलोच दहशत प्रॉक्सी है, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर मिसाल हमारे सामने है, और DGISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी थी कि जो बलोची हैं वो हमारे भाई हैं और दिल का टुकड़ा है। सर, इस पर आप क्या कॉमेंट क्रॉस करेंगे? देखिए, जो उनके पास उनके मालूमात हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं कि महारंग बलोच उनका हिस्सा है, लेकिन उनका पॉलिटिकल फेस है ना। तो तरीकाकार ये होता है कि जिसने बंदूक उठाई हुई है उसको तो आप बंदूक और तोप से जवाब देंगे, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल फेस पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे सिचुएशन को, तो फिर उसका तरीका यही है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं बलूचिस्तान के और पूरे पाकिस्तान के, उनको जवाब देना चाहिए और महारंग बलोच जैसे किरदारों को एक्सपोज करना चाहिए। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तमाम लोग जो महारंग बलोच के साथ लगे हुए हैं वो सारे को ये नहीं है कि वो दहशतगर्द हैं या वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। बहुत सारे लोग उसमें से मिसगाइडेड हैं, उनको मिस इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ को हो सकता है कोई जायज शिकायत हो। तो ये काम इस तरीके से करने का जिसमें मुख्तलिफ जहत के तरीके अपनाए जाते हैं, इसमें सियासी तरीके भी होंगे, माशरती तरीके भी होंगे, और साफ दायरे के फौजी तरीके भी होंगे, और डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी में हम बाकी मुल्कों को भी बताएंगे, और इंटेलिजेंस बेस्ड जवाबी ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं बंदूक बरदार लोगों के, उनकी खबर भी हम ले सकते हैं, जिसका मैंने इंडिया में दिया है कि इंशाल्लाह वो खबर भी लेंगे और आपको नजर आएगी। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसको सिर्फ डंडे से हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसमें आपको पॉलिटिकल फेस भी आ गए, और ताकि पॉलिटिकली जो लोग उनके साथ उनको एक्सपोज करें, जो लोग मिसगाइडेड हैं उनको प्यार मोहब्बत से अलग करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और बंदूक बरदारों के साथ तो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। लोधी साहब, इसके साथ ये भी आपसे हम पूछेंगे कि सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा ज़मीन बोस हो चुका है, और दूसरी जानिब हम ये भी देखें कि कौम परस्ती हथियार बन चुकी है। आलमी बरादरी आखिर कर क्या रही है? आप क्या समझते हैं कि इन सब सिचुएशन के अंदर वो कब अपना किरदार मजीद अदा करेगी? जी देखें, जहाँ तक तो डेमोक्रेसी की बात है वो तो पारा पारा है, अब हिंदुस्तान की बात कर रही हैं। आप देख लें कि वहाँ पर ईसाइयों की क्या हालत है, मुसलमानों की क्या हालत है, सिखों की क्या हालत है, अपने हिंदू दालित जो कि हिंदू ही हैं उनके हालात आप जाके देख लें। तो उन्होंने तो इतने ज्यादा फिशर पैदा कर दिए, अपने आप को इतना काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, अभी मुझे नहीं पता कि वो जोड़ कैसे पाएंगे। जहां तक दुनिया की बात है, देखें अभी आपने देख लिया कि दुनिया सिर्फ समझती है दो तीन जुबानें। एक तो ये कि जो अपने हक के लिए खड़ा हो जाए और अपने जोरे बाजू से अपना दिफा करे, दुनिया उसको मानती है। दूसरी बात यह है कि या आप किसी को फायदा पहुंचा सके या किसी को नुकसान पहुंचाने की अहलियत तो आपने, दुनिया उसको मानती है। तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि हम जोरे बाजू से अपना दिफा कर सकते हैं। अब दुनिया मानेगी और दुनिया हमारी बात भी सुनेगी। आप आगे आगे देखते जाएं इंशाल्लाह। बिल्कुल। लोधी साहब, सवाल तो ये भी बनता है कि मोदी जो है, मोदी का जो नज़रिया है वो दुनिया के सामने बड़ी साफ और अल्फाज के अंदर जो है वो वाजे भी हो चुका है कि हिंदुत्व पॉलिसी आकर है क्या। हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से काफ़ी भारत को जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, और इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो बुनियानो मरसूस है कि हिंदुत्व पॉलिसी क्या चाहती थी और हुआ क्या, और अमेरिका ने बड़ा जो है वो बेहतरीन इसमें किरदार भी अदा किया। इसके साथ बात यह है कि पूरे एशिया को जो है वो इस वक्त खतरा लाहक है। आप क्या समझते हैं, क्या ये इंडिया के इख्तिताम की शुरुआत हम समझें? देखिए साहब, जरा इतना बड़ा मुल्क अगर हो और आप वहाँ पर ये सियासी इंसाफ ना हो, माशरती इंसाफ ना हो, माशी इंसाफ ना हो, तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े होने के इम्कान तो बहुत बढ़ जाते हैं। खासकर जब वो वहाँ पर एक अब हेट पे बुनियाद रखी गई हो सोच की कि मुसलमानों के हम खिलाफ हैं, बाकी मज़ाहिब के हम खिलाफ हैं, ये हिंदू मुल्क है और ये हिंदुस्तान हिंदू से निकला है। इस किस्म की जब बातचीत करेंगे तो फिर तो साफ जाएगा, फिर सारी दुनिया सुन रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और दुनिया ने देखा कि इन्होंने क्या किया कनाडा में सिख को जब मारा, और फिर ये क्या कोशिश की इन्होंने इवन अमेरिका में, और कितनी दफा उन्होंने कहा जी घुस के हमने लोगों को मारा है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें तो सारी ऑन रिकॉर्ड है ना। और फिर जो उनका NSA ने कहा कि हम इतने
बस 40 लाख या $40,000 देंगे और हम वहां पर अफरा तफरी पैदा कर देंगे। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है जो मैं कह रहा हूँ, अपने बिल्कुल पास से कुछ भी नहीं बिल्कुल। बना रहा। तो बस हमें इन सब चीजों को इकट्ठा करके एक तो दिखाना है दुनिया को, लेकिन ये बात आप मेरी याद रखना कि जब तक आप उनके नाक को लहू लुहान नहीं करेंगे, वो आपकी बात समझेंगे नहीं। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा लोधी साहब, पहली बार जो है वो इंडिया में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिसकी बुनियाद ही नफरत हो, आप क्या समझते हैं कि उसमें कोई हम खैर की तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि हालात तो मामूल पर आने का नाम नहीं ले रहे हैं अभी भी। जी देखें, खैर की तो इस बुनियाद पर हम कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं जो इस नजरिए को चैलेंज कर रही है। कांग्रेस की जो लोग हैं वो भी, और भी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, बिल्कुल। वो इस नजरिए के खिलाफ हैं, जो हिंदुत्व का जो बुनियादी नजरिया जो बीजेपी का है। और आपने देखा कि कश्मीर में भी वो रिजेक्ट हो गया, जो उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से फरमाने की कोशिश की, जबरदस्ती लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, वो तो नहीं हुआ। आपने देख लिया कि पहलगाम के हमले के बाद जब बीबीसी के लोग गए वहां पर इंटरव्यू करने, तो लोगों का क्या रुझान था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें एक ही अच्छाई की मुझे किरण नजर आती है, वो ये कि जो अभी उनके ज़ी-शऊर लोग उठ रहे हैं और बात कर रहे हैं, और खासकर जो मीडिया ने झूठ बोला उसको चैलेंज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। उनके जितने स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो खुद कह रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी हजीमत उठाई और खुद ही आपने इसका सारा बंदोबस्त किया और पाकिस्तान को आपने कहाँ से कहाँ उठा दिया। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला ने गैबी मदद की है पाकिस्तान की। हमारी खारजा पॉलिसी सीधी हो गई है अल्लाह ताला के फजल करम से। कौम में एक यकजहती पैदा हो गई है, जिसको मेरा ख्याल है कि आगे चलकर ये हुकूमत और इसके साथ जो लोग हैं वो इसको मजीद और पक्का करेंगे। इस यकजहती को आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे, अपने लोगों को गले लगाएंगे और बाहर के दुश्मनों को नीस्त नाबूद करेंगे। तो वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि वो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक व बातिल तो फौलाद है मोमिन। बिल्कुल। तो ये अच्छा हम अपने लोधी दुश्मनों की साहब, फौलाद है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जो है वो दुनिया भर में पज़ीराई मिली है। जिस तरह कश्मीर में मज़ालिम और आबी जारियत और प्रॉक्सी दहशतगर्दी जो है वो सामने आई है, हम इसे और कैसे कैपिटलाइज़ कर सकते हैं? दुनिया के सामने जो है वो बात कर सकते हैं, पाकिस्तान का मुद्दा रख सकते हैं, कश्मीर का स्पेशली हम मुद्दा रख सकते हैं? देखिए, एक तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि कश्मीर अल्लाह ताला के फजल करम से दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया है। थोड़ा सा वो डोरमेंट हो गया था, एकदम आपने देखा वो सामने आ गया। जो मैं आपको कह रहा था ना कि अल्लाह ताला ने एक खास करम किया पाकिस्तान के ऊपर। अब ये है कि जो तो बाकी चीज़ें वो तो होनी है, जैसे आपने जो लीगल काम करने हैं वो करें, आपने जो डिप्लोमेटिक काम करने हैं वो करें। आप दुनिया को बताएं कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, ये दो न्यूक्लियर ताकतें हमेशा आमने सामने खड़ी रहेंगी और मुसीबत का बायस रहेंगी। लेकिन एज ए मिलिट्री एनालिस्ट, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, एक पानी और कश्मीर तो मिला हुआ एक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि पहले ये इसके जो फरीक थे वो हिंदुस्तान था, कश्मीरी थे, पाकिस्तान था। अब एक बहुत बड़ा फरीक चाइना भी है। तो अभी पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना के साथ बाकायदा एक मुआहदा कर ले कि कश्मीर के सिलसिले में हम इकट्ठे काम करेंगे, हम कोऑर्डिनेटेड मामले करेंगे, डिप्लोमेसी में भी और मिलिट्री फील्ड में भी। और मैं ये समझता हूँ बिल्कुल, कश्मीर का जो इशू है लोधी साहब, वो तो जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है और मजीद हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को दुनिया के सामने जो है पेश कर सकें। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। सर, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले हम बात कर रहे थे DGISPR के हवाले से और अब हम बात करेंगे भारतीय वजीर खारजा जयशंकर तमाशा बन गए हैं। पहले जंगबंदी में अमरीकी किरदार की मुसलसल तरदीद की और अब एक इंटरव्यू में ये एतराफ़ किया कि अमरीकी नायब सदर JD Vance भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। अमरीकी वजीर खारजा से बातचीत का भी बता दिया। भारतीय सिफारतकारी में हजीमतों की एक लंबी दास्तान है, जिस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुमा बकई साहिबा ने, जो राइटर है, तज्जियाकार है और बैन अक़वामी उमूर के माहिर हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर साहब, जो कि दिफाई उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हुमा बकई साहिब, आपसे हम जो है, हुमा बकई साहिबा ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है और इसके साथ साथ तारिक साहब, सबसे पहले मैं आप ही के हवाले से जो है वो पूछूंगी। माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है और अगर हम इंटरनेशनली बैन अक़वामी चीज़ों को हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के रिलेशंस को देख रहे हैं कि किस तरह बन रहा है, बुनियाद मरसूद एक बेहतरीन हमारा ऑपरेशन दो जो बड़ा कामयाब हुआ। आप क्या समझते हैं कि इंडिया की जो हिंदुत्व पॉलिसी है, इसके हवाले से भारत को मज़ीद और कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, सबसे बहुत शुक्रिया आपके इन्वाइट करने का।
इंडिया को जितना नुकसान इस एपिसोड में हुआ है, मेरे ख्याल में उनको अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर, ये 78 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, इससे बड़ा धचका उनको इससे ज़्यादा मुश्किल है लगेगा, क्योंकि उनके अपने जो ज़ाती इख्तलाफात हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो उनके कॉन्सेप्चुअल या उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तलाफात हैं वो सामने आ गए हैं। कि इंडिया अपने आप को कहता था कि जी हम सारे मज़ाहिब का मुल्क है, हम सारे सब लोगों का मुल्क है, तो वो वाज़े हो गया कि जी आरएसएस का हिंदुत्व की जो सोच है, उनका था कि जी हम सारे मिलके काम चल रहे हैं। इस वक्त आज की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके डीजीएमओस और मिलिट्री कंपोनेंट जो है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप वो एक बात कर रही है कि जी उन्होंने वाघा के ऊपर जो परेड है वो शुरू कर दी है, और मोदी साहब अपने जलसों में बात कर रहे हैं कि जी हम ये करेंगे। और तीसरा, जो आपने जयशंकर साहब की बात की, उन्होंने जयशंकर साहब एक आर्टिफिशियल, मैं ज़ाती तौर पे उनको एक आर्टिफिशियल इंसान समझता था और हैं कि वो अपने आप को पोज करके रखते थे कि मैं बड़ा कंपोज्ड आदमी हूँ, लेकिन इस झटके में और इस क्राइसिस के अंदर उनकी जो शख्सियत है वो खुल के सामने आई कि वो कितना प्रेशर सह सकते हैं, वो प्रेशर नहीं सह सकते। और ये तो बड़ी सर वाज़े तौर पर जो है वो एक और मिसाल कायम हुई जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जयशंकर बैठे तो उनसे सवाल किए गए तो वो किसी भी बात का जवाब ना दे सके और आए शाएं बाएं करते रहे। देखें, और अभी मुझे किसी और ज़राए से कुछ दोस्तों ने मुझे अमेरिका में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी जयशंकर साहब इस वक्त बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको अमित शाह साहब ने, जो उनके इंटीरियर एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा था कि हम आपको इतने वाज़े सबूत देंगे कि आप पूरा ढोल उठाएं और पूरी दुनिया में इंडिया के बारे में बात करें और पाकिस्तान को आपने ख्वार करना है। लेकिन वो ढोल जब उनको दिया गया तो इतना वो फटा हुआ ढोल था कि वो खुद बजा भी नहीं सके और किसी को बता भी नहीं सके। तो अब वो उनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। घर से उनको जो सपोर्ट आनी थी मोदी साहब से या उनके किचन कैबिनेट से, जिसमें अजीत डोवल हैं, अमित शाह हैं, उनके राजेंद्र साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और मोदी साहब खुद, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो आप इस वो तो अपनी पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने इतने सवाल जवाब किए, आज तक वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को जो है वो नहीं देखें। वो जो आर्मी चीफ ने, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो बात की, या अहमद शरीफ चौधरी साहब जो DGISPR है, इन्होंने बात की कि पाकिस्तान का इंडियन मीडिया का जो एक वाज़े सबूत पूरी दुनिया के सामने आ गया कि सच और झूठ दोनों का नैरेटिव जो है इकट्ठा नहीं हो सकता। तो अब वो जितना भी उन्होंने एक हवा बनाया हुआ था वो सामने खुले पत्तों की तरह वो गिरता जा रहा है। और वो आप लॉजिकली आप मिसबा, आप यहाँ बैठी हुई हैं ना, किसी भी इंडियन चैनल के या किसी भी इंडियन पैनल को आप बात करें, मेरे ख्याल में तीसरे या चौथे सवाल पे वो लाजवाब हो जाएंगे। फैक्ट एंड फाइंड्स पे बात करते हैं, हम अपनी रिसर्च के ऊपर बात करते हैं, वो लोग नहीं कर पाते। लेकिन तारिक साहब, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की हम जब भी बात करते हैं, सालिसी की बात करते हैं, तो इंडिया क्यों भागता है? जब हम टेबल टॉक की बात करते हैं तो इंडिया क्यों आपको भागता हुआ नजर आता है? और अगर बात की जाए फिर दो तरफा मसला जो है वो उसको बना लेता है। आप क्या समझते हैं कि आखिर इनका तर्ज अमल क्या है? मिसबा, सबसे पहले तो मैं हमेशा जब 6 मई को ये वाक़या हुआ था तो मुझे किसी टीवी चैनल पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा जी हमें एज अ पाकिस्तानी और एज अ फ़ौजी, मैं ज़ाती तौर पे आपके बिहाफ पे और कौम के तौर पे हमें मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना है। अच्छा, मोदी जी शुक्रिया। मुझे बिल्कुल शुक्रिया अदा करना है, और उनके उस 5 बंदों का भी शुक्रिया अदा करना। 5 कौन कौन है? अजीत डोवल, उन्होंने डोवलाइजेशन एक पॉलिसी बनाई और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइड पे रखा और वो ले आए। अमित शाह ने RSS को लेके आए और RSS का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए कि भाई गवर्नमेंट इस पे चलेगी और पॉलिसी। उसके बाद नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको हार्डवेयर भी देता हूँ, सॉफ्टवेयर भी देता हूँ, और आपको मैं आइडिया भी देता हूँ कि फ़लस्तीनियों के साथ जिस तरह मैं जंग लड़ रहा हूँ तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। लेकिन नेतन्याहू इतना कनिंग आदमी है कि उसने उनको तरीका तो बताया, लेकिन रिस्क नहीं बताया कि यहाँ पे पाकिस्तान है, फ़लस्तीनी नहीं है, तो इनके साथ लड़ते हुए तुम्हें क्या ख्याल रखना है, वो नहीं बताया। लेकिन राहुल गांधी के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, अभी कुछ ही कबल उन्होंने की, और उन्होंने बड़ा कहा कि अगर भारत जो है वो इस तरह पाकिस्तान को ललकारता नहीं तो जितने राफेल आपने पाकिस्तान भेजे थे तो वो वापस आते। यस
अब देखें मतलब इससे बड़ी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी अपने मुल्क के साथ क्या होगी कि डीजीएमओ आर्मी का, डीजी ऑपरेशंस एयरफोर्स का अपने प्रेस के सामने ये नहीं बोल सकते कि हमारे जहाज कितने गिरे हैं या कितने नुकसान हुए हैं। अगर ये नहीं बोल सकते तो इसका मतलब है कि आपके किसी भी हकीकत के अंदर कोई ज़रा भी सच्चाई नहीं है और आप अपने गलत बयाने के ऊपर कितना चल सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला का अपना एक सर। हुमा बकाई साहब है, हमें ज्वाइन किया है। हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हुमा साहब, ये साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर ये दो तरफा जो मामला ही था तो इंडिया वफूद क्यों भेज रहा है, और ये भी हमें बताइएगा जो काम जयशंकर ना सका वो शशि थरूर कर पाएंगे क्या? देखिए, एसेंशियली इस वक्त इंडिया इन सम वेज डैमेज कंट्रोल पर है और शायद बहुत अरसे बाद उससे पहली दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनकी जो नैरेटिव था उसकी पजीराई नहीं की। इंडिया वाज यूज्ड टू डू जस्ट अ वेरी डिफरेंट बिहेवियर। तो उन्हें कहीं लगा कि रीजन में तो उनकी एक एरोगेंस थी, वो फिर थे रीजन के ममालिक की, लेकिन अब कि उनको सामना हुआ है रीजन में भी रिजेक्शन और आइसोलेशन का, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बशमूल अमेरिका के इन सम वेज उनकी बात को रिजेक्ट भी किया और इंडिया फील्स आइसोलेटेड। तो अंदर से इंडिया के ऊपर ये बहुत प्रेशर है कि ऐसा क्या हुआ कि कैसा ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी फेलियर है कि आपकी बात मानने सुनने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं रहा, जबकि आपने एक टेररिज्म की नैरेटिव पे दिहाइयों लगाए हैं। मेरा बहुत अब जो मकाले आ रहे हैं, जो बात इस पे की जा रही है वो ये कि मेरा ख्याल है कि द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, इंडिया हैज नॉट मूव्ड ऑन। ये जो टेररिज्म का नैरेटिव है, बिलखुसूस एक झूठा नैरेटिव, अब उसके बायर्स उस तौर दुनिया में नहीं रहे जिस तौर 9/11 के बाद था कि आपने हर फ्रीडम मूवमेंट को पेंट कर दिया था एज अ टेररिस्ट मूवमेंट। तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गई। अब जाहिर है इंडिया दो तरह की कल्टिवेशंस कर रहा है, एक तो ये डिप्लोमेटिक कल्टिवेशंस कर रहा है और दूसरा इंडिया बहुत ज़्यादा रीअसेस कर रहा है अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। खबरें ये भी आ रही हैं कि उसने एक दफ़ा फिर रशिया को कल्टिवेट करने की कोशिश की है, रशिया से राब्ते किए हैं अपनी एयरफोर्स को रीइंफोर्स करने के लिए। और पहले इनसे अमेरिका बहुत कहता था F-35 हमसे खरीद लो, उस वक्त इंडिया अपनी एरोगेंस था, गुमान था, तो इंडिया नहीं खरीदता था उनसे वो। अब वो इक्वेशन भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो एयरफोर्स प्रिपेयर्डनेस है और जो हमारी एक स्ट्रैटेजिक फ्यूजन हुई है, एक इकोसिस्टम हमारा डिफेंस का बना है चाइना के साथ, वो एक्चुअली बहुत फॉर्मिडेबल है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। तो इंडिया जो है उसने पहले तो वो बहुत ख्याल था कि वो अपने आप को रीग्रुप करेगा और दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ से फोकस हटा है और अब फोकस ये है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को कम्युनिकेट करे कि जी हमारा मौक़िफ़ क्या है और उन्हें कन्विंस करें। और आपको पता है कि उन्होंने बहुत बड़ा डेलीगेशन बनाया है, कोई 50 लोगों का डेलीगेशन है, बाय पार्टिसन है। कुछ लोगों ने वैसे इनकार भी किया उनके इस डेलीगेशन का हिस्सा बनने के, लेकिन शशि थरूर साहब लाइक्स पब्लिसिटी, लाइक्स द लाइमलाइट, तो वो हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। हुमा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। तारिक साहब, ये कशीदगी दो एटमी ताकतों के दरमियान है, क्या जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा बदस्तूर जो है वो मंडला रहा है, हम ये समझें? अभी देखें, एटमी ताकतें तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जो उससे नीचे नीचे वाला जो हमारे पास सीढ़ी है, जिसको हम एस्केलेशन लैडर कहते हैं, उसके ऊपर कितने कदम हैं, कितने हमें चलने चाहिए। इंडिया ये समझता था कि जी पाकिस्तान और हमारे दरमियान ये जो 2-3 मेरे पास स्टेप हैं या कदम हैं, इस पे मैं कर लूँगा और पाकिस्तान रुक जाएगा। इस एपिसोड में या इस जंग के अंदर जो सबसे बड़ा फेल्योर हुआ है वो इंडिया के के इंटेलिजेंस गैदरिंग का हुआ है कि उनको पता नहीं लगा कि पाकिस्तान इस एस्केलेशन लैडर के अंदर जो सीढ़ी है, इसके अंदर वो पूरी कोई 15 सीढ़ियाँ और नहीं बना चुका है। ये मतलब न्यूक्लियर तो बहुत दूर की बात है, जो कन्वेंशनल है और कन्वेंशनल से का जो इनिशियल जो लैडर्स हैं, और वो उनको नहीं पता लगा और उनको झटका उस वक्त लगा जब उनके जो राफेल्स हैं वो गिर गए,
उनका जो आयरन शील्ड है S-400 जो रशिया वाला वो गिर गया, तो ये उनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि हमें क्यों नहीं पता लगा ये कहाँ से आया। तो अच्छा, ये एक तो ये ना पता लगने वाला। सेकंड जो न्यूक्लियर वाला, आई पर्सनली फील कि जितना मैच्योर पाकिस्तान ने बिहेव किया है और जितना जल्दी इंडिया डर गया है, तो ये दोनों चीज़ें इतनी अच्छी हुई हैं कि न्यूक्लियर का जो ख़तरा है वो काफ़ी हद तक रुक गया था। और अगली मर्तबा भी बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि इनको इस लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए फिर ये इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट और जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, अब आपको मैं ये जो ना इनको बहुत ज़रूरत पड़ेगी पूरी दुनिया को कि आएँ और इनको रिजॉल्व करें। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने हुमा ने जो बात की कि जी वो मिलिट्री ऑपरेशंस का जो नारे मार रहे हैं, उनके इंडिया में पाकिस्तान को पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मोदी साहब जहाँ जहाँ जलसे में जा रहे हैं वहाँ ललकार रहे हैं, और उनके आगे बैठे हुए कोई 2-3 कतारें जो हैं वो RSS की होती हैं, वो नारे देते हैं। लेकिन पीछे जो लोग हैं वो लोग जो है ना वो उस नारों का जवाब नहीं दे रहे। वो नारों को जवाब देते हैं और ना समझ पाते हैं कि आखिर वो बोलना चाहते बोल क्या चाह रहे हैं और वो क्या उनका मकसद क्या है, और जो मकसद है वो एक्चुअली हुआ क्या है हमारे साथ। तो ये अनफॉर्चुनेट। अब इंडिया ने पाकिस्तान को जब ये देख लिया है कि पाकिस्तान की ये काबिलियत हुई है, और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अभी अनाउंस की है, हमने बड़े वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने हर चीज़ जो है वो रखी है। ये जो हार्ड स्टेट वाला, हार्ड स्टेट वाला कि अब हम थप्पड़ के जवाब मुस्कुराहट से कम देंगे, थप्पड़ के जवाब मुक्के से ही देंगे। मुक्के से ही देखिए। बिल्कुल हुमा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पहलगाम में बदनाम गोल्डन टेम्पल भी झूठ, अब तो हंसी आती है कि कोई बयानिया नहीं जो है वो खड़ा कर पा रहा है भारत। उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही, आखिर क्या वजह है आप समझती हैं? कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम बताएं। एसेंशियली तो जो बात शुरू से कही जा रही थी वो हुआ है कि इट्स अ मीडिया लेड वॉर इन सम वेज। तो मीडिया ने उनको इतना हाइप क्रिएट किया कि उसके बाद इंडिया वाज लिटरली इन अ कमिटमेंट ट्रैप। और वो जो कमिटमेंट ट्रैप था उसकी वजह से वो एक बाइंड के बाद दूसरी बाइंड में फंसता चला जा रहा है। अच्छा, उसने एक वॉर फॉग क्रिएट की थी, और उस वॉर फॉग में जो उसने सबसे एक समझिए मोहरा, सबसे जो अहम मोहरा था वो इंडस वाटर ट्रीटी था। और अब इंडिया के लिए एग्जिट करना अबायन से और ट्रीटी को रिस्टोर करना तकरीबन मैंडेटरी है। अगर वो ये नहीं करता तो पाकिस्तान उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर देखता है। तो मेरा ख्याल है कि आई पर्सनली थिंक जो कौड़ी आके फंसी है वो पानी पे फंसी है। और इंडिया का जो ये जिससे मैंने बिल्कुल तारिक साहब, जिस तरह हुमा ने भी फरमाया कि में है जब तक ये सीज जी देखिए जिस तरह ये ट्रीटी अबायंस में अभी इन लोगों ने ट्रीटी पे रिवर्ट नहीं किया है, और ये जो इनकी इंटरनेशनल कल्टीवेशन है, डिप्लोमेसी है, ये वहां जाके शायद जस्टिफाई करना चाहते हैं। और इंडिया ने फायदा उठाना चाहा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का। उसने कहा इफ इजराइल कैन गेट अवे विद सो मच, अगर रशिया यूक्रेन की सिचुएशन ऐसी है तो शायद वो भी एक बड़ा मुल्क है, खित्ते में बुली करने की उसको आदत है, उसकी बुली छोटे ममालिक ले लेते हैं। तो उसने लगा कि इस पूरे शोर में, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट में वो इंडस वाटर ट्रीटी से निकल आएगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी इनको खटकती है। ये 2016-17 से ये कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत हिलाते भी हैं कि किसी तरह उसको रीनेगोशिएट कर ले या उससे बाहर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन खुलकर सामने आ नहीं रही, लेकिन जो हरकतें हैं उनसे जो है वो बड़ी दुनिया में बड़ा पैगाम सामने जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है उनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खटकती हुई नज़र आ रही हैं। तारिक साहब, इंडिया की चीन पाकिस्तान से लड़ाई है, बांग्लादेश की बात की जाए श्रीलंका भी नाराज़ है, हिंदुत्व पॉलिसी तो अब कनाडा और अमेरिका को भी बेजार कर दिया उसने, इस पर आप क्या कॉमेंट देंगे सर? देखिए, मैंने कहा ना कि आपको मैंने बताया कि हमें शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए। पहले अजीत डोवल का, अमित शाह का, उसके बाद नेतन्याहू का, और चौथा जो है वो नरेंद्र मोदी साहब का,
कि उन्होंने अपने जो किचन कैबिनेट थी उनको इतना ज़बरदस्त तरीके से छुपा के रखा है और इसके बाहर उन्होंने एक लोहे की दीवार बना दी ताकि इंडिया, क्योंकि इंडिया छोटा मुल्क तो है नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है और सारे के सारे लोग पागल नहीं हो सकते। वहाँ पे बहुत सुलझे हुए, अच्छे पढ़े लिखे और बड़े अकल और समझ वाले लोग हैं, बड़े दूर नज़र रखने वाले लोग हैं। तो उन लोगों को मोदी साहब ने बिल्कुल अलग करवा के अपने इस किचन कैबिनेट को हिंदुत्व के उस वो इंक्यूबेशन सेंटर में रखा। तो हिंदुस्तान से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं किचन कैबिनेट के अंदर, जितने लोग खड़े होकर खाना पकाने की कोशिश कर रहे थे, रेसिपी उनकी फेल हो चुकी है। देखो ये जो ना आप इस तरह की जब आप खिचड़ी पकाएंगे ना और छुप के पकाएंगे और अलग करके पकाएंगे तो उसके अंदर, खिचड़ी के अंदर जो भी टेस्ट आएगा और जो जायका आएगा और जो खाने वाले लोग होंगे उनकी हालत यही होगी जो आज जयशंकर साहब से लेके मोदी साहब तक हो रही है। तो ये जितनी ये चीज़ें हुई हैं और ये सामने आई हैं तो ये एक बड़ा वाज़े करती हैं कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस बीजेपी पॉलिसी का, आरएसएस के डॉक्ट्रिन का और हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया को कहीं पॉजिटिव पे लेके नहीं जा रहा। अगर अभी भी, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, उसको टूटते टूटते भी टाइम लगेगा। अगर उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया तो जो ये 7 सिस्टर्स हैं ऊपर मणिपुर से लेके जो बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, ये तो ऑलरेडी रोज़ लड़ाई होती है। इनके जो 33 कोर है या वहाँ पे ये वाहिद इलाका है जहाँ पे एक दिन में मिनिमम। बिल्कुल सर, अगर इसी तरह जो है वो हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रही तो भारत को मजीद और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हुमा बकई साहिबा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, उसके साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। सिचुएशन रूम में आज हमने बात की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दर्जे हरारत नीचे आना कितना ज़रूरी है। और अगर मोदी हुकूमत की बात की जाए तो मोदी हुकूमत ने अपनी सियासी फ़ायदे के लिए जंग का लेवल तो नीचे कर दिया है, मगर उससे 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग के खतरात और भी बढ़ गए हैं। और हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो दुनिया में देखी है कि किस तरह नाकाम हो गई है। हिंदुत्व का नारा शायद इंतखाबी मैदान में मोदी के लिए मददगार साबित हो, लेकिन इससे जनूबी एशिया में अमन के मौके ख़त्म हो रहे हैं। और अगर जाहिर है ये बात सूरत हाल पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर मुल्कों के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। क्या इंडिया अपनी गलत हिकमत अमली से कोई सबक सीखेगा? फिलहाल तो ऐसा कोई भी इम्कान हमें नजर। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान मिसबा लगारी को। अल्लाह निगहबान।